तो अब हम लोग तीसरा डिवीज़न पढ़ने वाले हैं जी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है किंगडम फंजाई के अंदर, जो थर्ड डिवीज़न होता है हमारा, जिसको हम सब डिवीज़न भी कह सकते हैं, वो होता है एस्कोमाइकोटिना। तो तीसरा है हमारा एस्कोमाइकोटिना। देखिए बेटा, ये थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब एस्कोमाइकोटिना में देखेंगे कि जो क्लास है उस क्लास का नाम रखा गया एस्कोमाइसिटीज, ये क्लास का नाम है ये। और इसमें जिस तरह के फंगस को रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सैक फंगी। कभी कभी आप देखोगे कि क्वेश्चन की जो निकनेम्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन जब दिया जाता है तो वो निकनेम्स को मैचिंग में आपसे बोलेगा कि इसको आप मैच करिए, जो नीट एग्ज़ाम आता है उसमें, सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे सैक फंगी होते हैं, उन सैक फंगी के अंदर किस तरह के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता देता हूँ कि ये जो फंगस होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो कलरफुल होती है। जो कलर्स होते हैं ब्राउन हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, है ये। प्लस ये पाउडरी मिल्ड्यू फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा यही देखेंगे कि हमें इसमें किस किस तरह के फंगस की स्टडी करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कैटेगरी इंक्लूड्स। अब यहाँ पे जो कलरफुल फंगी होते हैं उसको लिखेंगे इंक्लूड्स ब्राउन, रेड, पिंक, ये ब्लू, ग्रीन। जैसा मैंने अभी आपको बता रहा था, ये सारे कलर के जो माउल्ट्स होते हैं, ग्रीन माउल्ट्स। जी, माउल्ट्स देखिए जो शब्द निकल के आ रहा है, दैट इज कंसीडर्ड फॉर द फंगी, उसको फंगी के लिए बोला गया है। अब ये वो फंगी होते हैं माउल्ट्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, सही है। इसके अलावा जो पाउडरी मिल्ड्यू जो होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, उसको भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कप फंजाई, जो कप फंगी होते हैं उसको भी एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। इसके बाद जो ईस्ट होता है, जिसे हम यूनिसेलुलर फंगी बोलते हैं, उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा देखेंगे मोरेल्स एंड ट्रफल्स। तो इस तरह के मोरेल्स और ट्रफल्स जो होते हैं ये ईडेबल फंजाई होते हैं, जिसको इस कैटेगरी में रखा गया है, सही है। तो यहाँ तक आपका क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर ये जो फंगी होते हैं ये पाए किस तरह के हैबिटेट में जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी इनका जो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिक भी होते हैं, ये बहुत सारी डिसीज जनरेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोविक, यानी ये सेप्रोविक ज़्यादा होते हैं, सही है। अब ये इनका हैबिटेट में देखा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनका जो माइसीलियम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसमें देखो, ईस्ट जो है, ये हमने जो यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट, इसको छोड़ करके, क्योंकि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है। बाकी जितने भी फंगस हमने यहाँ लिख रखे हैं, जो कैटेगरी यहाँ पे हमने नोट की बताई है आपको, इनका जो माइसीलियम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइसीलियम इज वेल डेवलप्ड, यानी पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है, प्लस ब्रांच्ड होता है, यानी इधर उधर शाखाओं में पेड़ की तरह से बटा रहता है, सही है। इसके अलावा जो हाइफी होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो हाइफा होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट तो आप जानते ही होंगे, प्लस मल्टी सेलुलर होते हैं, सेप्टेट प्लस मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर के साथ साथ अब आप देखेंगे कि इनके अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है।
तो देखिए ये जो ग्रुप होता है या ये जो क्लास होती है, तो इसमें जो मोटाइल बॉडीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था उसी तरीका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नो एनी मोटाइल नेचर या मोटाइल बॉडी इज प्रेजेंट, यानी इसके अंदर कोई भी मोटाइल बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यानी चाहे इसका आप जू स्पोर्स जो हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, अगर स्पोर्स भी होंगे तो वो भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल्स होंगे। सही है। अब हम ये देखेंगे कि इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितनी अलग अलग कैटेगरीज का होता है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बाइनरी फिशन एंड बडिंग, ये दो टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किसमें पाया जाता है, ईस्ट के अंदर, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगी है। यूनिसेलुलर फंगी, ये कई बार पूछा गया है कि ईस्ट जो है वो किस प्रकार का फंगस होता है, तो ये यूनिसेलुलर होता है जिसको एस्कोमाइसिटीज नामक क्लास में रखा गया है। सही है। अब इसके अलावा आप देखोगे कि जो और किस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरी कैटेगरी जो यहाँ पे आती है वो आती है बाई कॉनिडियोस्पोर्स। कॉनिडियोस्पोर्स यानी कॉनिडियोस्पोर्स द्वारा इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। अब कॉनिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो कॉनिडियोस्पोर्स के अंदर इनका जो कलर आप देखने को मिलेगा ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, और वो कलर जो है ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ये तो आपको जब फ्रूटिंग बॉडीज की आप स्टडी कर रहे होगे तो आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेनिसिलियम की बात करता हूं, तो पेनिसिलियम की जब हम लोग कल्चर करते हैं तो हम देखेंगे पेनिसिलियम के ऊपर आपको कुछ ग्रीन कलर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नजर आएगा, जिसको हम कॉनिडियोस्पोर्स कह सकते हैं। इसलिए पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम होता है उसको ग्रीन माउल्ड भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेक्सुअल फ्यूजन जो होता है वो इसमें गैमेटिक कॉपुलेशन की हेल्प से होता है। समझिए। तो इसमें अलग अलग हमने कैटेगरी यहाँ पे ले रखी है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो सेक्सुअल फ्यूजन है वो किस प्रकार का होगा, उसका मोड क्या रहेगा। तो पहला जो मोड रहेगा उसको हम लोग कह सकते हो गैमेटिक कॉपुलेशन। तो गैमेटिक कॉपुलेशन देखेंगे किसके अंदर होता है, तो गैमेटिक कॉपुलेशन जो है ये मिलेगा आपको ईस्ट के अंदर देखने को, ये जो यूनिसेलुलर फंगी होता है। प्लस जो गैमीटेंजियम कॉन्टैक्ट जो होता है वो किसके अंदर मिलेगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि गैमीटेंजियम कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है ये किस प्रकार के फंगस में पाया जाता है, तो उसका नाम होता है पायरोनीमा। पायरोनीमा ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए किस किस तरह से होता है। अब देखिए इसमें तीसरी तरह का जो मोड होता है वो होता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, अब देखिए स्पर्मेटाइजेशन जो होगा वो किस तरह के फंगी में देखने को मिलेगा, तो वो जो फंगस होता है उसका नाम होता है एस्कोबोलस। जी, तो उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं एस्कोबोलस। एस्कोबोलस में स्पर्मेटाइजेशन से होता है। अब इसके बाद देखेंगे सोमैटोगैमी, समझिए, जिसमें सोमैटिक सेल आपस में मैच करती हैं, जिसको वेजिटेटिव भी कहा जाता है। तो सोमैटोगैमी जो होता है वो पैजिजा नामक फंगस के अंदर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सेक्सुअल फ्यूजन जो है वो 4 तरह का पाया जाता है। गैमेटिक कॉपुलेशन जो ईस्ट में होता है, गैमीटेंजियम कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी। क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो वो किस प्रकार से होगा, तो वो इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद फिर यहाँ पे एक डाइकैरियोटिक फेज जो है वो यहाँ पे आ जाती है, जो कि
एक इंटरमीडिएट फेज कही जाती है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डाई कैरियोटिक फेज, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डाई कैरियो फेज। सही है, तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, डाई कैरियो फेज यहाँ पे आएगी जी। उसके बाद आपकी कैरियोगेमी होगी और कैरियोगेमी के बाद आपका मियोसिस होगा जी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाई कैरियो फेज जो होती है वो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के मिड में पाई जाती है या इसके बीच में होती है। अब जो डाई कैरियोटिक सेल्स बनती हैं, तो यहाँ पे जो डाई कैरियोटिक सेल्स बनेंगी वो डाई कैरियो फेज के अंदर बनेंगी। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ से जो डाई कैरियोटिक फेज है, यहाँ पे बनेंगी डाई कैरियोटिक सेल्स बनेंगी। अब ये जो डाई कैरियोटिक सेल्स होंगी, इनके अंदर क्या होगा, तो डाई कैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये फंक्शन करती हैं एज एस्कस, यानी इनका जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, एज एस्कस। तो ये एस्कस के रूप में फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब एस्कस होते हैं तो एस्कस से आगे चल के क्या बनता है, एस्कस मदर सेल। अब जब एस्कस मदर सेल बन जाएगी तो एस्कस मदर सेल में देखेंगे कि इसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो एस्कस मदर सेल में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि अपोजिट मेटिंग टाइप फ्यूजन करते हैं। सही है, तो अब जब इनमें अपोजिट मेटिंग टाइप फ्यूजन होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो एस्कस मदर सेल है कंटेन 2 न्यूक्लियाई, यानी 2 न्यूक्लियाई होंगे जिनमें आपस में अपोजिट मेटिंग होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, आफ्टर अपोजिट टाइप मेटिंग फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो यहाँ से आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है, तो आपको यहाँ से समझना है कि इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस का जो वर्क है वो किस प्रकार से रहता है। अब देखिए, जो अब यहाँ तक हमारा क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, तो ये हमारी डाई कैरियो फेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, इसके बाद कैरियोगेमी इसी के अंदर हो जाती है, उसके बाद ये डिवाइड होगा। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या करता है, ये डिवाइड करता है मियोटिकली, यानी इसमें मियोसिस हो जाती है। अब मियोसिस हो जाने के बाद यहाँ से जब डिवाइड हो जाएगा तो ये बनाएगा हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब देखिए, ये जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, अब ये हैप्लॉयड न्यूक्लियाई जो होंगे ये क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, एस्कोस्पोर्स का। तो यहाँ से लिख सकते हैं, दीज हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म 8 एस्कोस्पोर्स। समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्लो चार्ट आपको थोड़ा सा मैं एक बार और समझा देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक डाई कैरियो फेज आएगी जिसमें डाई कैरियोटिक सेल बनेगी। डाई कैरियोटिक सेल जो है वो एक एस्कस का फॉर्मेशन करेगी, जो एस्कस होगा वो एस्कस मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्कस मदर सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होंगे और वो 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो अपोजिट टाइप मेटिंग करेंगे। मेटिंग करने के बाद यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा और डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर फिर मियोटिक डिवीजन होगा। उसके बाद हमारे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएंगे और जब हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो उसके बाद 8 जो है, यानी 8 ही हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे, जिनसे 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है। अब ये जो एस्कोस्पोर्स यहाँ हम देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एस्कोस्पोर्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं जी। तो अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि एस्कोस्पोर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखेंगे इसमें आगे। अब देखिए, एस्कोस्पोर्स का हमें टाइप देखना है कि कितने तरह का होता है। तो एस्कोस्पोर्स जो हैं ये 3 से 4 तरह के होते हैं। पहला जो एस्कोस्पोर होता है उसका नाम रखा गया एपोथिसियम। तो पहले का नाम क्या है, एपोथिसियम।
अब जो एपोथीसियम होता है ये किस तरह का होता है, इसकी शेप कैसी होती है? तो देखिए ये कप शेप्ड होता है, कप शेप्ड। इसकी जो आकृति होती है बिल्कुल कप जैसा, आपको जब उसके थैलस पे आप देखेंगे तो ये आपको कप जैसा नजर आएगा। अब ये जो एस्कोस्पोर होता है या एपोथीसियम टाइप का जो एस्कोस्पोर है, ये किस प्रकार के फंगस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पैजीजा, मोरकेला, और इसके अलावा होता है एस्कोबोलस, यानी एस्कोबोलस। तो 3 तरह के फंगस होते हैं जिनमें ये पाया जाता है। दूसरा आता है पेरीथीसियम, सेकंड कैटेगरी है इसकी पेरीथीसियम। तो पेरीथीसियम जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, इनकी जो शेप होती है ये फ्लास्क शेप होते हैं, फ्लास्क्ड शेप, यानी आपको फ्लास्क जैसे हैं अगर देखोगे तो उसको नजर आएगा। तो ये पाया जाता है आपका क्लेवीसेप्स के अंदर, क्लेवीसेप्स की जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तीसरी कैटेगरी जो आती है इसको बोलते हैं क्लिस्टोथिसियम। तो क्लिस्टोथिसियम जो होता है ये क्लिस्टोथिसियम, अब हम देखेंगे कि इस तरह की जो इसकी जो शेप होगी वो किस प्रकार की होगी। तो इसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, मतलब ये गोल आपको नजर आएगा। अब ये किस प्रकार के फंगस में पाया जाता है ये आपको देखना है। तो ये होता है एक होता है इरीसिफी जो फंगस होता है उसके अंदर होता है, इरीसिफी में होता है। इसके अलावा ये स्फेरोथीका में भी पाया जाता है। अब 3 तरह के आपने यहाँ पे पढ़े हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मोरल्स होते हैं या जो टफल्स होते हैं, मोरल्स और ट्रफल्स के अंदर जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये ईडेबल पार्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इन केस ऑफ मोरल्स एंड ट्रफल्स these ascospore are used as eatable part, यानी इनको खाने में भी प्रयोग किया जाता है। सही है, ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि ट्रफल और मोरेल जो होते हैं इनके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो ईडेबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनके एस्कोस्पोर्स होते हैं उनका उपयोग ईडेबल फॉर्म में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्कोमाइसिटीज के अंदर वो कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसके अंदर जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं, यानी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या यूज़ रहता है। तो उसको थोड़ा सा बेटा हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है दैट इज़ द ईस्ट। देखिए ईस्ट के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, इसको सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कहा जाता है। ईस्ट को यूनिसेलुलर फंगी है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इडली डोसा वगैरह वगैरह, उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो ईस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू ईस्ट और एक होता है फॉल्स ईस्ट। अब देखिए ट्रू और फॉल्स में अंतर क्या है। ट्रू ईस्ट वो होगा जिसमें कि जो एस्कस का फॉर्मेशन है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। ये तो यहाँ लिख सकते हैं एस्कस फॉर्मेशन रिपोर्टेड, यानी एक ऐसा ईस्ट जिसके अंदर एस्कस फॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाता है, देखा जा सकता है, उसको ट्रू ईस्ट कह सकते हैं। और फॉल्स ईस्ट वो होता है जिसमें एस्कस फॉर्मेशन जो होता है, एस्कस फॉर्मेशन नॉट रिपोर्टेड, जिसमें एस्कस फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है ट्रू और फॉल्स ईस्ट के अंदर।
अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हैं ईस्ट जिनको फॉल्स ईस्ट कहा जाता है। तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, एक होता है कैंडिडा और एक है एग्जाम्पल माइकोडर्मा। एग्जाम्पल है कैंडिडा और एक है माइकोडर्मा। अब देखिए ये कैंडिडा और माइकोडर्मा ये दोनों ही पैरासाइटिक ईस्ट माने जाते हैं और ये स्किन डिसऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं। हमारी स्किन पे आपने देखा होगा कभी कभी जो रैशेस पड़ जाते हैं रेड कलर के, तो वो इन्हीं की वजह से होता है। तो ये स्किन डिसीज़ को जनरेट करते हैं कैंडिडा और माइकोडर्मा, और इन डिसीज़ का नाम कहा जाता है कैंडिडासिस एंड माइकोडर्मिस। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हमारी जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हमने रखा है एस्परजिलस। अब देखिए जो एस्परजिलस होता है ये बहुत वेल नोन फंगी है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ब्लैक स्मोकी माउल्ड भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक स्मोकी माउल्ड। ये और इसकी जो नेचर होती है वो सेप्रोविक होती है, मतलब ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को लेता है, तो सेप्रोविक कंडीशन में पाया जाता है। अब जो एस्परजिलस है हम इसको देखेंगे कि ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आपने देखा होगा अगर आप कभी लेबोरेटरी में जाएंगे, हमारे यहाँ जो लैब होती हैं स्कूल्स के अंदर, तो लैब के अंदर जो कंटेमिनेशन होता है वो इसी फंगस की वजह से होता है, इसलिए इसको वीड ऑफ लैब भी कहा जाता है। सही है। अब इसके अलावा इसकी जो पैरासाइटिक फॉर्म होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, समझिए एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम का जो एक कह सकते हो फंगस होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इससे एस्परजिलोसिस नामक डिसीज हो जाती है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करती है। सही है। अब हम देखेंगे सेकंड है एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस, जो एस्परजिलस फ्लेवस होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो आपने देखा ड्राई फ्रूट्स आप लोग खाते हो, जैसे मूंगफली है, बादाम है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कभी कभी मूंगफली के अंदर कुछ ऐसे दाने आपके मुंह में चले जाते हैं जो कड़वे होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसको आप मतलब अपने अंदर से, और अंदर देखोगे तो एकदम काला काला पाउडर सा जो है मूंगफली के अंदर से निकलता है। तो जो पाउडर होता है तो वो तो ब्लैक स्मोकी माउल्ड हो गया, एस्परजिलस कैटेगरी का है, आप इसको पहचान सकते हो। इसकी स्पीसीज है फ्लेवस। सही है। तो ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलेगा जहाँ पे कि ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ लिख सकते हैं इन ड्राई फूड के अंदर ये पाया जाता है, वेयर इट प्रोड्यूस और टॉक्सिन सब्सटेंस कॉल्ड। अब देखिए ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस में लिखने वाला हूं इसका नाम थोड़ा आपको ध्यान रखना है, उसका नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन ये इस सब्सटेंस का नाम होता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर बनाता है, कॉज कैंसर। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है जब भी आप मूंगफली खाएं तो उस तरह की अगर मूंगफली कोई होती है जिसका दाना अंदर काला है तो उसको आपको फेंक देना है, ये उसे नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप उसे खाएंगे तो ये एफ्लाटॉक्सिन नामक का जो केमिकल है ये आपकी बॉडी में चला जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कैंसर जनरेट हो जाए। सही है। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब एक आता है एस्परजिलस ओराइजी। जो एस्परजिलस ओराइजी होता है, जैसे आपने देखा होगा जब शराब हम लोग बनाते हैं तो ये जो शराब होती है उसके प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रिपरेशन इन द एल्कोहल फॉर्मेशन, प्रिपरेशन इन एल्कोहल, यानी एल्कोहल के प्रिपरेशन में एस्परजिलस ओराइजी नामक फंगस जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे एस्परजिलस नाइजर। जो एस्परजिलस नाइजर होता है इसका क्या यूज है, जैसे साइट्रिक एसिड हुआ, ग्लूकोनिक एसिड हुआ, इनके फर्मेंटेशन में ये हेल्पफुल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन
ऑफ साइट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। या आप ऐसे कह सकते हो कि जब साइट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड का जब निर्माण किया जाता है तो वो किस फंगस द्वारा हो सकता है, तो आप लिखेंगे एस्परजिलस नाइजर द्वारा। सही है। अब एक होता है एस्परजिलस टेरियस, जिसका नाम है एस्परजिलस टेरियस। अब देखिए जो एस्परजिलस टेरियस होता है, इसमें देखेंगे कि जो इटाकोनिक एसिड होता है, एक क्या होता है इटाकोनिक एसिड, तो वो इसी से बनता है इटाकोनिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। ये अब एक होता है एस्परजिलस फ्लेवस, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। एस्परजिलस फ्लेवस है, एस्परजिलस ओराइजी है, समझे। और एक मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है। और एक होता है एस्परजिलस टेमेराई, एस्परजिलस टेमेराई। तो ये तीन जो अलग अलग फंगस होते हैं, अगर इनको आपस में कंबाइंड कर दिया जाए तो इनका उपयोग किया जाता है कोजिक एसिड के निर्माण में। तो यहाँ लिख देंगे यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोजिक एसिड। अब आप कहेंगे कि इस कोजिक एसिड का यूज़ क्या है। आपने देखा होगा चेहरों पे काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे जो क्रीम हम लोग लगाते हैं चेहरे पे, लाते हैं खरीद के, जिसमें हमें लोग, क्योंकि आजकल सबको सुंदर दिखना अच्छा लगता है, आपने देखा होगा चेहरे पे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं, तो पिगमेंटेशन को हटाने के लिए कोजिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो जो कोजिक एसिड होता है उसका निर्माण किससे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तीन अलग अलग स्पीसीज जो हैं एस्परजिलस की वो यूज़ की जाती हैं, फ्लेवस, ओराइजी और टेमेराई, समझे। अब इसके अलावा एस्परजिलस का और क्या यूज है, तो देखिए एस्परजिलस जो है इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो इस प्रकार की होती हैं जिससे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, प्लस विटामिन्स भी कुछ बनाई जाती हैं, कुछ एंजाइम्स का निर्माण भी इनसे किया जाता है। क्लियर। तो ये हमारा एस्परजिलस के बारे में डिटेल था कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका अगला एग्जाम्पल जो है दैट इज़ नोन एज द पेनिसिलियम। वो पेनिसिलियम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि यूज़फुल फंगी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहली जो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनी थी पेनिसिलिन नाम की, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो वो पेनिसिलिन जो बनी थी वो पेनिसिलियम नामक फंगी से ही उसको डेवलप किया गया था। अब वो बनी कैसे थी थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ कि जो फ्लेमिंग थे वो कल्चर कर रहे थे किसी बैक्टीरिया की, नहीं, तो उस बैक्टीरिया पे अचानक से ये फंगल कॉलोनी डेवलप हो गई और फिर वो एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया पेनिसिलियम, नहीं। तो जब वो एक्सट्रैक्ट बन के तैयार हुआ उसी का यूज़ लोगों ने फिर एंटीबायोटिक के रूप में करना शुरू कर दिया। और आज आप देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक वर्ल्ड है हमारा, उसमें पेनिसिलियम का यूज़ जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में आजकल किया जा रहा है, पेनिसिलिन का जो है, नहीं। तो ये पेनिसिलिन जो है बहुत ज़्यादा यूजेबल है और एलोपैथी में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो फंगस होता है इसको ग्रीन माउल्ड भी कहा जाता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको ग्रीन माउल्ड बोलते हैं और इसकी जो नेचर होती है वो सेप्रोबिक होती है, मतलब ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसको डिकम्पोज करता है। अब सेप्रोबिक तो होता है लेकिन पाया कहाँ कहाँ जाता है, किस चीज़ पे सेप्रोबिक होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये वेजिटेबल को डिकम्पोज करता है, ये फ्रूट्स पे भी पाया जाता है। ये इसके अलावा आप देखेंगे जो मीट होती है तो मीट के अंदर भी ये जनरेट हो जाता है। अब इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक जो स्पीसीज़ होती है उससे क्या बनता है, तो पहली है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। अब देखिए ये जो स्पीसीज़ होती है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लियर। अब दूसरा आता है पेनिसिलियम नोनेटम। पेनिसिलियम नोनेटम, इससे भी पेनिसिलिन बनता है
इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो इससे बनती हैं। पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक ड्रग्स। अब आगे देखेंगे कि पेनिसिलिन की और कौन सी चीज़ें मतलब कह सकते हो इसकी स्पीसीज होती है। तो एक होता है पेनिसिलियम जिसको बोलते हैं ग्राइसियोफुल्लम, ग्राइसियोफुल्लम यानी पेनिसिलियम ग्राइसियोफुल्लम। अब देखिए जो ग्राइसियोफुल्लम होता है इसका यहाँ से क्या होता है, एक ग्रेसियोफ्लविन नामक मेडिसिन बनती है, उसका नाम होता है ग्रेसियोफुल्विन। अब जो ग्रेसियोफुल्विन होती है ये एज ए एंटी फंगल मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती है, समझिए। जब आपको कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे ये हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, सही है। अब इसके अलावा देखेंगे कि एक होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आपने पढ़ा होगा एक होता है रॉकफोर्टी चीज़, यानी तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग कैसीन जो होती है मिल्क के अंदर, जो मिल्क प्रोटीन होती है इसको कैसीन बोलते हैं, समझिए। तो उससे चीज़ बनाने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, सही है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोलाइज द कैसीन ऑफ बटर एंड फैट, यानी हाइड्रोलाइज द कैसीन ऑफ बटर एंड फैट, ठीक है। यानी दूध के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन जो होती है उसको कैसीन प्रोटीन कहा जाता है, और कैसीन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके रॉकफोर्टी चीज़ बनाने के लिए रॉकफोर्टी पेनिसिलियम नामक जो स्पीसीज होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है बेटा। अब इसके अलावा देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एक इसमें और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। उसका उपयोग भी यहाँ पे उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह से रॉकफोर्टी का किया जाता था। अब एक आता है पेनिसिलियम जिसको हम लोग बोलते हैं इटालिकम, यानी पेनिसिलियम इटालिकम। तो जो पेनिसिलियम इटालिकम होता है, हो सकता है इसका नाम ये क्यों रखा गया इटालिकम, तो वो हो सकता है इसकी खोज इटली में हुई हो। इसको हम लोग ब्लू माउल्ड बोल देते हैं, इसका क्या नाम होता है दूसरा, ब्लू माउल्ड। हालांकि ये ग्रीन है लेकिन यहाँ पे ये ब्लू माउल्ड होता है। अब इसका उपयोग हम लोग किस किस चीज़ के निर्माण में करते हैं, तो देखिए आपने सुना होगा फॉलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, तो इनको बनाने में इसका उपयोग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और साइट्रिक एसिड, तो इनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, लेकिन ये बीमारी कौन सी पैदा करता होगा, तो पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलियम जो फंगस होता है, इससे जो बीमारी पैदा होती है उस बीमारी का नाम होता है पेनिसिलोसिस। जैसे एस्परजिलस से होती थी एस्परजिलोसिस, तो यहाँ पे पेनिसिलोसिस नाम की बीमारी जो है वो पेनिसिलियम नामक फंगस से हो जाती है। क्लियर, चलिए तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। हो गया बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, और कौन सा फंगस है जो इस कैटेगरी में आता है जिसका बहुत ज़्यादा वाइल्डली यूज़ है, तो वो होता है न्यूरोस्पोरा। तो नेक्स्ट इज न्यूरोस्पोरा, इसका पूरा नाम होता है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो जेनेटिकल और बायोकेमिकल जो स्टडी होती है, जेनेटिक्स की जो हम लोग स्टडी करते हैं, आगे चल के जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये नाम वापस दोबारा से आएगा कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक फंगस पे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीडम एंड टॉटम एंड बीडल। समझिए, आप तो जानते ही होंगे टॉटम एंड बीडल नाम के जो दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी।
ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वो नाम क्या है? बीडल एंड टॉटम। पहली चीज, बीडल एंड टॉटम जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक एक फंगस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि एक जीन जो होती है उससे एक ही प्रकार का जो एंजाइम होता है वो प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? यानी दोबारा बता दे रहा हूँ, एक जीन से एक ही प्रकार का एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि जेनेटिक की जब हम लोग स्टडी करते हैं और बायोकेमिकल, जैसे हर किसी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, तो उन सब की जो स्टडी की जाती है उसमें इस फंगस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे कि ये फंगस किस रंग में होता होगा, तो इसका जो कलर होता है वो पिंक रंग का होता है, तो इसको हम लोग पिंक ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। सही है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? पिंक ब्रेड माउल्ड। सही है? तो ये चीज़ थोड़ा सा बेटा आपको इसमें नोट कर लेनी है। इसकी नेचर भी जो होती है वो कैसी होती है? सेप्रोबिक ही होती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो कैटेगरी है इसको माइसेटीज की, इसमें ज़्यादातर जो फंगी होते हैं वो सेप्रोबिक नेचर के ही होते हैं। अब हम देखेंगे क्लेवीसेप्स। क्लेवीसेप्स, देखिए इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया, जो कि एक अर्गट कह सकते हो कि कॉज अर्गट ऑफ राई जी। राई के अंदर एक अर्गट नाम का जो केमिकल सब्सटेंस है वो बनाता है, और अर्गट जो होता है वो एल्केलॉइड होता है। ये एल्केलॉइड होने के साथ साथ लेसर्जिक होता है, समझे। और दूसरी चीज, क्लेवीसेप्स जो होता है ये एलएसडी नामक, यानी एलएसडी, ये ध्यान रखना, जो क्लेवीसेप्स होता है वो एलएसडी नामक एक केमिकल का निर्माण करता है, जो कि केमिकल जो होता है वो हेलुसिनोजेनिक होता है। हेलुसिनोजेनिक, हेलुसिनेशन तो आप जानते होंगे। हेलुसिनेशन का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना या कल्पना की दुनिया में किसी इंसान को ले जाना। सही है? तो अगर जैसे किसी को भूत दिखाई नहीं दे रहे हैं और आपको भूत दिखाना है, तो आप एलएसडी का एक इंजेक्शन उसके अंदर लगा दीजिए और फिर उस पर अपना दिमाग लगाओ, शुरू कर दो, तो उसको लगेगा कि हाँ साहब ये वास्तव में ही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हेलुसिनेशन कह देते हैं। सही है? तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रिकल मर्डर भी होते हैं जहाँ पे एलएसडी की जो टैबलेट्स होती हैं वो एक इंसान को दी जाती हैं, फिर वो हेलुसिनेट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देगा, फिर हम लोग उसको पागल घोषित कर देंगे, फिर एट ए टाइम वो अपने आप को सुसाइड कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो हेलुसिनोजेनिक जो ड्रग होती है जिसको एलएसडी बोला जाता है, वो क्लेवीसेप्स नामक एक फंगस से प्रोड्यूस की जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो इसके अलावा एक और ड्रग यहाँ पे होती है जिसका नाम होता है अर्गोटिन। अर्गोटिन जो ड्रग होती है वो भी क्लेवीसेप्स से ही प्रोड्यूस होती है, और अर्गोटिन का जो यूज होता है वो होता है फॉर द क्योर ऑफ यूटेराइन ट्रबल, यानी जब किसी को यूट्रस में दर्द हो रहा होता है, किसी प्रेग्नेंट लेडीज को, तो इसका जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है? क्योर ऑफ यूटेराइन ट्रबल, यानी यूट्रस में जब ऐंठन या दर्द टाइप का होगा तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे। प्लस यूट्रस में अगर ब्लड का लीकेज हो रहा है तो उसको हीमोराइज बोलते हैं, तो हीमोराइज में इसका प्रयोग किया जाता है। हीमोराइज ये होगा हमारा RH, हाँ, यानी हीमोरेज में इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका हम लोग और कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे जब बच्चा जनरेट हो जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जी, तो उसके बाद देखा होगा आप लोगों ने लेडीज़ को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ब्लीडिंग हो रही होगी तो उसको हीमोरेजिक कंडीशन बोल देते हैं, तो वहाँ पे अर्गोटिन नाम का एक इंजेक्शन आता है जिसको हम लोग लेडीज़ को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन की डिसीज़ है
तो माइग्रेन में भी हम लोग अर्गोटेन को दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड यानी इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट का अगर साइज बढ़ जाता है तो उसमें भी हम अर्गोटेन नामक जो ड्रग होती है उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जो अगला हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोरल्स के बारे में, कि जो मोरल्स होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो मोरल्स होते हैं ये बहुत बड़े आकार के एस्कोमाइसिटीज होते हैं और इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लस इनमें जो कैटेगरी रखी जाती है वो होता है मोरकेला, जिसको हम लोग स्पंज मशरूम भी बोल देते हैं। स्पंज मशरूम्स इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गुच्ची भी कहते हैं, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये खाने में यूज़ होता है, मतलब एक तरह का ईडेबल फंगी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका कौन सा पार्ट खाना होता है। तो इसकी जो एस्कोस्पोर्स होते हैं उनको हम लोग एज ए फूड के रूप में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रफल्स। तो जो ट्रफल्स होते हैं ये भी लार्ज साइज मल्टी सेलुलर फंगी होते हैं और ये भी ईडेबल होते हैं। इनको भी हम लोग खाने में ही एज ए प्रोटीन सोर्स के रूप में इनका उपयोग करते हैं। आजकल देखा होगा अब जो मशरूम मार्केट है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो मशरूम मार्केट में ये सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये जो डिवीजन हमने पढ़ा समझे एस्कोमाइसिटीज, इसके सारे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए समझे। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक या जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग कल आपकी क्लास लेंगे, सही है। तो कल आपको वो भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो भी एक इसी के बराबर लंबा लगभग होगा। ओके, थैंक यू।